दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट, जिसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। और इस पेपर का जो यूनिट थर्ड है, इसी यूनिट थर्ड से हम आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री को जानने से पहले आइए समझते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोअन। यानी कि हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, एल्गी है और प्रोटोजोअन है। तो अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री की, तो सबसे पहले हम अर्ली ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, यानी कि 17th सेंचुरी के पहले की बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एशियंट पीपल है, यानी कि जो प्राचीन लोग हैं, उनको फर्मेंटेशन के बारे में या डिजीज़ होता है इसके बारे में तो पता है, लेकिन ये किसकी वजह से होता है ये नहीं पता। जैसे दूध से दही जमता है, या फिर फलों के रस को या फिर जौ को सड़ाकर शराब बनाई जाती है, ये तो पुराने लोगों को पता था, लेकिन ये किस कारण से होता है ये उनको नहीं पता था। तो उस समय के दो साइंटिस्ट थे, ग्रीक स्कॉलर थे, हिप्पोक्रेटस और एरिस्टोटल। तो इनका विश्वास था कि जो रोग होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं, वो हमारे बॉडी के इम्बैलेंस या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होते हैं। मतलब इनको ये नहीं पता था कि जो डिजीज़ होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। इनका कहना था कि हमारे बॉडी में कुछ इम्बैलेंस होता है या फिर बाहरी वातावरण से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती है। तो ये तो बात हुई अर्ली ऑब्जर्वेशन की। फिर अगर हम बात करें 17th सेंचुरी की, यानी कि अभी तक हमने 17th सेंचुरी के पहले जाना, अब बात करते हैं कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ, यानी कि डिस्कवरी हुई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया क्या कि सबसे पहले एक सिंपल पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया, और उसके अंतर्गत उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन और दांत के जो खुरचे हैं या फिर जो अदर मटेरियल है उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, और इन छोटे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया एनिमेक्यूल्स। अब अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में एक थ्योरी आई थी जिसे हम बोलते हैं जर्म थ्योरी। तो इसको देने वाले कौन थे, या फिर कह सकते हैं इस पे वर्क करने वाले कौन थे? इस पे वर्क करने वाले थे लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने एक थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, यानी कि जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड, और उनका जो थ्योरी था वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्रू द स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। आप सभी ने क्लास 12th में जब जीवन की उत्पत्ति पढ़ा होगा, या फिर बीएससी में भी आपने पढ़ा होगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट था लुईस पास्चर ने किया था हंस के गर्दन के आकार के फ्लास्क में। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। तो ये जो कंसेप्ट दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? लुईस पास्चर के द्वारा। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया कि जो फर्मेंटेशन होता है या फिर जो फूड स्पॉइलेज होती है, कोई चीज़ सड़ती है, वो किसके थ्रू होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। और इन्होंने ही पास्चराइजेशन टेक्निक और जो रेबीज़ और एंथेरिक्स रोग होते हैं उनके वैक्सीन को भी डेवलप किया था, और उन्होंने अपना वर्क किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पर। 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और वो थे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने ही आइडेंटिफाई किया ऐसे बैक्टीरिया जो कि एंथेरिक्स, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा कॉज करते हैं। मतलब इन्होंने पता लगाया कि जो एंथेरिक्स है, टीबी है या फिर जो कॉलरा है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और इन्होंने ही एक प्रिंसिपल दिया था जिसे हम बोलते हैं कोच पॉस्टुलेट, जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कॉलरा है, तो ये जो कॉलरा डिजीज़ है वो किससे होता है? विब्रियो कॉलरी से। अब ये नहीं कि विब्रियो कॉलरी से हो जाए एंथेरिक्स या फिर ट्यूबरकुलोसिस। कहने का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर रोग है, उस पर्टिकुलर रोग के लिए एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है, ये नहीं कि कोई भी बैक्टीरिया कोई भी डिजीज़ कॉज कर दे। इसके अलावा रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया को कल्चर करने के टेक्निक के बारे में भी बताया था। 19th सेंचुरी के बाद चलते हैं हम 20th सेंचुरी में, जिसमें कि
एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की 1928 में, और पेनिसिलिन ही एक पहला ऐसा एंटीबायोटिक था जो कि रिवॉल्यूशन था, एक क्रांतिकारी बदलाव था, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में प्रयोग किया गया। तो कहने का मतलब कि अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 20वीं सेंचुरी में, और इसका श्रेय किसको जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो 20वीं सेंचुरी के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की, यानी कि आज के माइक्रोबायोलॉजी की। तो आज का जो माइक्रोबायोलॉजी है बहुत ही एडवांस हो चुका है, जिसमें कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। खासकर अगर आज हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा या आपको पता भी होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में हम कैसे बैक्टीरियल जीनोम यानी कि प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपने डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, और लैक ओपेरॉन मॉडल आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा कि जो लैक ओपेरॉन मॉडल है वो किससे रिलेटेड है? वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। अब वो कौन से बैक्टीरिया से रिलेटेड है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये था मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो आइए माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1632 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1723 में। तो ये ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि बैक्टीरिया और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खोजा था, और इन्होंने जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम न देकर दिया था लिटिल एनिमिक्यूल्स। तो इन्होंने अपने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, बट बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप नहीं था, बहुत नॉर्मल माइक्रोस्कोप था, बस उसमें कुछ लेंस थे और उसको मिलाकर उन्होंने एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लगभग 50 से लेकर 300 गुना बड़ा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा बनाया गया एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और इनके इसी डिस्कवरी के कारण इन्हें बोला गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आइए चलते हैं नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ओर, जो कि है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहला वैक्सीन तैयार किया था, और वो जो वैक्सीन था वो स्मॉल पॉक्स के लिए था। तो इन्होंने किया क्या कि जो काउ पॉक्स वायरस है उससे वेरियोला वैक्सीन बनाया, जो कि बच्चों में स्मॉल पॉक्स से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और एक तरह से देखा जाए जो वैक्सीन वर्ड है इन्होंने ही दिया था। तो जो टीकाकरण अगर कहा जाए या टीके की जो शुरुआत हुई, फर्स्ट जो वैक्सीन तैयार किया गया वो एडवर्ड जेनर के थ्रू ही तैयार किया गया। आइए चलते हैं अगले माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ओर, जो कि है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, इस कारण इन्हें एक तरह से फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इनके कंट्रीब्यूशन की, तो इन्होंने बहुत सारे जो डिजीज़ है जैसे कि कॉलरा है, एंथेरिक्स है, रेबीज़ है, इनके वैक्सीन तैयार किए। इसके अलावा देखा जाए तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो रोग होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी कि खुद ब खुद उत्पन्न होते हैं, और उनके होने का रीज़न क्या है? जर्म है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई रोग हुआ है तो हम किससे हो रहा है? जर्म से हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज़। इसके अलावा उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम है लिक्विड मीडिया कंसेप्ट, और लिक्विड मीडिया कंसेप्ट जो था वो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो लिक्विड मीडिया है, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ, तो जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ था इसका जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस। तो पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में इन्होंने ही उसकी नींव डाली थी। ही हैड प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो प्रिंसिपल है फर्मेंटेशन का, ये भी पास्चर ने ही दिया था।
ही इंट्रोड्यूस द स्टरलाइजेशन टेक्निक एंड डेवलप द स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। तो जो स्टरलाइजेशन का टेक्निक होता है, तो स्टरलाइजेशन के बारे में आप सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है, तो उस पे क्या होते हैं, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूर पाया जाता है। तो जब हम उस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं, तो वह टेक्निक कहलाता है स्टरलाइजेशन। तो इस स्टरलाइजेशन टेक्निक को लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, लुईस पास्चर को ही जाता है। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है पास्चराइजेशन। तो जो पास्चराइजेशन मेथड है, इसके बारे में भी लुईस पास्चर ने ही बताया था। तो इन्हीं के नाम पर ही जो पास्चराइजेशन टेक्निक है वो पढ़ा है। तो पास्चराइजेशन में होता क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप जो दूध होता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो गर्म करना, उसे ठंडा करना, फिर यूज़ करना, ये किस टेक्निक में के अंतर्गत आता है, ये आता है पास्चराइजेशन के अंतर्गत। तो आप जब मार्केट से जो दूध लाते हो, जैसे पराग का दूध है या फिर जो अदर ब्रांड के दूध हैं, तो आप देखते हो कि वो बहुत दिनों तक रहता है। तो ये बहुत दिनों तक कैसे रहता है भाई, पैक होकर आता है, फिर एक दो दिन तो ऐसे हम घर पे रख पाते हैं। तो वो पास्चराइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है, क्योंकि पास्चराइजेशन के द्वारा उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो आज का ये जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये ख़त्म होता है। चूँकि टॉपिक बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री से जुड़े हुए टॉपिक को पढ़ना चाहें तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है। तो आपको एग्ज़ाम में लिखना क्या है, शॉर्ट में मैंने हर चीज़ें आपको बता दी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना लिख सकते हैं, इतना नोट्स आपके लिए इनफ है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।